बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। और कार्बन सीरीज़ का पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं, बकी बॉल्स, बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वही जो मैंने पहले कहा था, किस चीज़ से स्टार्ट लेंगे? हमारी ज़मीन से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, ताकि आप भटके नहीं। हमारी ज़मीन पे दो किस्मों की चीज़ है, बस तीसरी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। बकी बॉल्स क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तीन स्टेट्स में अवेलेबल हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है? ये सॉलिड है भाई। दो बातें हो गई, ये सॉलिड भी हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, ठीक है। फिर क्या हमारी ज़मीन पर यही सॉलिड, लिक्विड, गैस या लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग जो है, ये पार्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या तो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं या मिक्सचर हैं। पार्ट 1 देख लीजिए सीरीज़ का, सब समझ आ जाएगा। अगर आप बीच में आए हैं तो उसमें सब मैंने समझाया है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ख़ास तौर। तो हमारी ज़मीन पर या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो ये क्या है? ये एलिमेंट है। कितने नाम होगा इसके? आगे चलते हैं। और क्या एलिमेंट की अगर हम बात करें, कौन सा एलिमेंट है, क्या नाम है? ये कार्बन है। ये कार्बन है तो डायमंड क्या है? वो भी कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? वो भी कार्बन है। ये भी कार्बन है, वो भी कार्बन है। ये क्या है फिर? ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन एलिमेंट के, ये एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन। तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं कि ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। 1980 तक सिर्फ यही पता थी बात कि एलिमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट के सिर्फ दो ही एलोट्रॉप्स हैं, एक ग्रेफाइट है, दूसरा डायमंड है। लेकिन उसके बाद 1985 में दो रिसर्चर्स थे, जिनमें से ख़ास तौर पे बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। ये वो साहब थे जो जिनके नाम पर ही इस, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये जो है वो इनका नाम जो है, इस तीसरे एलोट्रॉप का नाम जो है वो बकी बॉल्स या बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो रखा गया। ये बहुत कामयाब इंसान है। 1895 में पैदा हुए थे और 1983-87 में, मेरे ख्याल में इनका 87 में, 83 में तो नहीं, 85 में तो ये दिया था, 87 में मेरे ख्याल 87 में इनका इंतकाल भी हो गया था। मतलब ये अपना एक काम करने के बाद, डिस्कवरी के बाद 2 साल ही शायद ज़िंदा रहे, इसके बाद इंतकाल हो गया इनका। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मशहूर लोगों की अगर आप लाइव देखें ना, तो ये जो बकमिंस्टर फुलरिन जो थे, जिनके नाम पर ये रखा गया तीसरे एलोट्रॉप का नाम, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 2 दफ़ा निकाले गए जी, इनको निकाल दिया गया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि देखा गया है कि जो इदारों से निकले हुए हैं और बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग होते हैं, वो बाद में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, ये समझ से बाहर होती है बात। 2 दफ़ा इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी ने। और आज इनकी बुक्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही पढ़ा रही है इनके नाम को सिलेबस में। क्या करें, देख लीजिए आप। बहरहाल, तो ये बकी बॉल्स क्लियर हो गया आपको, यहाँ से ये है। अच्छा, अब ये उन्होंने कैसे किया? ग्रेफाइट की मदद से किया। ग्रेफाइट को क्या किया? ग्रेफाइट को उन्होंने हीट किया। हीट करने पे आपको पता है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड को क्या होता है? सॉलिड पिघलना शुरू होता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है किसका? ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट। इस पे ये मेल्ट होना शुरू होता है, तो बड़ा हार्ड है ग्रेफाइट। तो ये मेल्ट होके क्या बन गया? ये लिक्विड बन गया। लेकिन अभी भी जो है वो बकमिंस्टर फुलरिन साहब ने इसकी जान नहीं छोड़ी, इस लिक्विड को हीट देते रहे। आपको पता है, लिक्विड को अगर हीट दिए जाए बहुत ज़्यादा, और हीटअप किया जाए और हीटअप किया जाए, तो फाइनली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम वेपर्स कहते हैं। वेपर्स में, गैस कहना तो मुनासिब नहीं होगा, वेपर्स और गैस अभी तो फ़िलहाल मैं समझा नहीं सकता। बहरहाल आप समझ लीजिए, ये ग्रेफाइट जो सॉलिड था, ये ग्रेफाइट लिक्विड बन गया और ये ग्रेफाइट जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इन वेपर्स को जब एक साइड पे इकट्ठा किया गया, ये वेपर्स एक साइड पे जमा किए गए और थोड़ा सा कूल किया गया। आपको पता है, वेपर्स को ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा? ये दोबारा किस शक्ल में आएंगे? लिक्विड शक्ल में आएंगे। और लिक्विड से दोबारा किस शक्ल में आएंगे? सॉलिड शक्ल में आएंगे। यही होता है। आपने हीट की मदद से सॉलिड को लिक्विड बनाया, लिक्विड को वेपर बना दिया, हीट बढ़ा के, अब हीट कम करके आप इन्हीं वेपर्स को दोबारा लिक्विड और दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
लेकिन इन वेपर्स की जब वापसी हुई, लिक्विड बने ये और लिक्विड से दोबारा ये सॉलिड ग्रेफाइट बना, तो अब ये वो सॉलिड नहीं था, बल्कि अब कार्बन जो है वो 60 कार्बन 60 कार्बन एक ब्यूटीफुल सी शक्ल में नज़र आ रहे थे, जमा हुए सर्किल में, सर्कुलर शेप में। फुटबॉल खेलने का इत्तेफाक हुआ हो तो फुटबॉल को देखें अगर, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये मुझे तो सही तरह शायद ये बनाने भी ना है, इस तरह की शेप होती है उसकी शायद, ठीक है, अगर मैंने गलत नहीं बनाई तो इसी तरह की कोई शेप होती है। इसके साथ ये एक और शेप बना लीजिए, इसी के साथ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी तरह फिर यहाँ से एक और शेप बना लीजिए, ये और ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, इसी तरह ये बन के ये सर्किल बन गया इसका। 60 कार्बन के एटम्स ने मिल के इस तरह से सर्किल बना लिया, सी 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 सी। समझ में आ रही है बात? जिस तरह फुटबॉल की बॉल होती है, सॉकर बॉल कहते हैं उसको, सॉकर, शायद ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, सॉक्सर है या सॉकर है, मेरे हिसाब से तो सॉक्सर होना चाहिए। तो ये सॉक्सर या सॉकर जो है, फुटबॉल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट था इन कार्बन के एटम्स का, उसको जब उसने नोट किया तो वो हैरान रह गया, बोला ये क्या है, क्योंकि हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इसका नाम ये रखा गया C60 मॉलिक्यूल, C60 मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? तो वेपर्स, ग्रेफाइट वेपर्स की शक्ल में आया था, वही ग्रेफाइट जो है फिर वो लिक्विड ग्रेफाइट बना, और वही लिक्विड ग्रेफाइट फिर सॉलिड ग्रेफाइट बना। और अब जो ये सॉलिड ग्रेफाइट बना, इसको बकमिंस्टर फुलरिन ने चेक किया माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो उसके अंदर इस तरह के 60 मॉलिक्यूल्स की सर्कुलर सर्किल्स नज़र आए, उसको बॉल्स नज़र आई अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये इंटरेस्टिंग एक डिस्कवरी थी। उसने बोला ये क्या है, तो या समझ में आ रही है ना बात? 60 कार्बन के एटम्स ने मिलके बॉल्स की शक्ल बना ली थी। मतलब माइक्रोस्कोप में उसने अंदर से जब देखा इसको, तो अंदर से उसे क्या चीज़ नज़र आई, इस तरह की 60 बॉल्स के ग्रुप नज़र आए, सॉरी 60 एटम्स वाली बॉल्स नज़र आई बहुत सारी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक बॉल के अंदर जो है वो 60 कार्बन के एटम थे, तो ऐसे उसको बहुत सारी बॉल्स नज़र आई, ठीक है। और उन बॉल्स के अंदर क्या था, वो बॉल असल में क्या था, मॉलिक्यूल था कार्बन के एटम का, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमारे पास यही है ना कि ग्रुप ऑफ एटम। तो 60 कार्बन के एटम्स इस तरह से अरेंज हुए थे सर्किल में, कि उन्होंने 60 कार्बन के एटम्स ने मिलके क्या बना लिया था, एक बॉल बना ली थी, जैसे कि फुटबॉल होती है हमारे पास। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह की बहुत सारी बॉल्स जो हैं उसको नज़र आई। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी, और इसको उसने एक नाम दिया कि ये क्या है, ये जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। क्योंकि इससे पहले अगर आप डायमंड को देखें, तो डायमंड जो है उसके अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट अलग है। ग्रेफाइट को देखें तो उसके अंदर डायमंड कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो अलग है, और ये इसके अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है, अजीब व गरीब किस्म की। तो उसके बाद ये डिज़ाइन बड़ा मशहूर भी हुआ था। अगर आप गूगल करें तो उस पर बकी बॉल्स लिखें तो आपको ये पिक्चर जो है ना नज़र आ जाएगी। अभी मेरे पास तो ये सहूलत नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। अपने इमेजिन में फुटबॉल की बॉल ले आइए, बस बिल्कुल इसी तरह के फुटबॉल की बॉल जैसे जो है वो मॉलिक्यूल्स उसको नज़र आए बहुत सारे, और ये बहुत सारी फुटबॉल की बॉल्स वाले मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हुए, तो ये एलोट्रॉप बना कार्बन का, जिसको उसने बकी बॉल्स का नाम दिया, या उसी के नाम पे बकमिस्टर फुलरिन। ठीक हो गया भाई? और क्या डिटेल्स हैं इसकी? और डिटेल्स इसकी कोई ख़ास नहीं है, और कोई तफसीलात इसकी नहीं है लिखी हुई। यही वो डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी और देख लेता हूँ, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि और इसमें मज़ीद कोई इसमें डिटेल्स इसने बताई हैं। सारी तफसील यही बताई है, सॉकर की बॉल और C60 और ये और वो, ठीक है। आखिर में सिर्फ इसने एक बताया कि फॉर्म ऑफ कार्बन कैन बी डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में
ये बकी बॉल्स जो हैं क्या हो सकते हैं, ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। सॉल्वेंट समझ लीजिए, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। आसान लफ्ज़ों में वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आप घर में जो है वो शरबत बनाना चाहते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, पानी लेंगे ना, पानी के अंदर चीनी घोलेंगे आप, तो पानी के अंदर जो चीनी आपने मिक्स की है, पानी क्या है, पानी सॉल्वेंट है। लेकिन पानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है। अभी इसकी तो खैर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डिटेल नहीं बता सकता फिलहाल। तो पानी जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपने उसमें चीनी जो है वो मिक्स कर ली। अब मैं आपसे कहता हूँ, बस ये समझ लीजिए इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। तो इसमें आपने जो है वो चीनी को मिक्स कर लिया और इसमें जो है वो आपने नमक को भी मिक्स कर लिया, मिल गया। तो वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस चीज़ के अंदर हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में होती है, ठीक है भाई। अब ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो कॉर्न ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये कौन सा ऑयल है, भुट्टा जो हम खाते हैं, छल्ली भुट्टा, तो इससे ऑयल निकाला जाता है जिसको कॉर्न ऑयल कहा जाता है, बाज़ार में भी मिलता है। वो कॉर्न ऑयल जो है ना, वो लेके आपको मैं कहूँ इस कॉर्न ऑयल को किसमें, पानी के अंदर मिक्स करके दिखाइए, तो आप मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन इसी कॉर्न ऑयल को अगर मैं कहूँ कि आप पेट्रोल में मिक्स करके दिखाइए, तो पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा। ऐसी क्या वजह हुई। और इसी पानी के अंदर पेंट जो बाज़ार से मिलता है, ऑयल पेंट, पानी में मिक्स करने की कोशिश करें तो नहीं मिक्स होगा, लेकिन यही ऑयल पेंट जो है वो मट्टी के तेल में या पेट्रोल में मिक्स करना चाहेंगे तो मिक्स हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये कॉर्न ऑयल जो है ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लिविंग थिंग्स से मिलता है। समझ में आ रही है बात, इसको हम कॉर्न ऑयल कहते हैं। कॉर्न लिविंग थिंग है ना, भुट्टा जो है वो प्लांट से मिलता है ना, प्लांट्स लिविंग थिंग है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये कॉर्न ऑयल, और इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दूसरा, वो जो पेट्रोल हमने देखा, वो भी हमारे पास जो है वो, जो अभी पूरी सीरीज़ ये कार्बन की देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको मैंने तफसील बताई है सारी, कि ये पेट्रोल जो ज़मीन से निकलता है ये असल में ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिज्म से मिल के, ऑर्गेनिज्म से ये मिला है हमें। पेट्रोल जो है असल में ऑर्गेनिज्म से मिला है, बड़े बड़े एनिमल्स से, उनकी बाकियात से ये पेट्रोल हमें मिला है, तो ऑर्गेनिक हुआ ना पेट्रोल। और ये कॉर्न ऑयल जो है ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये जब कॉर्न ऑयल आप पेट्रोल में मिक्स करेंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन जो हमारे पास था, अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का हल्का सा मैंने इशारा दे के आपको समझा दिया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से याद रखिएगा। तो ग्रेफाइट जो है वो, और डायमंड जो है, या ग्रेफाइट को लें, डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ग्रेफाइट जो, उसको अगर हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, तो वो नहीं होता, वो डिज़ोल्व नहीं होता। लेकिन ये बकी बॉल्स जो हैं, अगर आप इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पेट्रोल है इसके अंदर मिक्स करना चाहते हैं, कॉर्न ऑयल है इसमें मिक्स करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल उनसे जुदा जो है इसकी प्रॉपर्टी थी। समझ में आ गई बात। बाकी तो इसमें और कोई ऐसी डिटेल नहीं है, जितनी थी मैंने बता दी। अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का है, तो डायमंड के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, क्रिस्टलोग्राफी देखेंगे, क्रिस्टल क्या होता है इसको समझेंगे, क्रिस्टल 1D 2D 3D, ये D क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, इसको भी देखेंगे। साथ साथ बेसिक्स की वीडियोस जो हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपलोड करता रहूँगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक्स की वीडियो मैंने बना दी है, वो क्या होता है वो भी पता चल जाएगा आपको। और डेंसिटी की बेसिक्स की वीडियो बना दी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। यूनिट क्या होता है इसकी भी वीडियो बना दी है, यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा वो वीडियो देख के। और भी कई वीडियोस बनाई हैं मैंने। पार्टिकल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी बेसिक्स की वीडियो बनाई। बेसिक्स की वीडियो में अब मैंने सोचा है मैं बनाता रहूँगा। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।